गांव में रमेश चंद्र दोहरे का परिवार रहता था। उसके परिवार में पत्नी उषा देवी के अलावा एक बेटी संगीता थी। रमेश चंद्र के पास 3 बीघा खेती की जमीन थी। उसी की उपज से वह परिवार का भरण पोषण करता था। संगीता सुंदर थी। जब उसने 17वां बसंत पार किया तो उसकी सुंदरता में गजब का निखार आ गया। बातें भी बड़ी मन भावन करती थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था, जिसके चलते वह 8वीं कक्षा से आगे नहीं पढ़ सकी। इसके बाद वह घर के रोजमर्रा के काम में माँ का हाथ बटाने लगी। संगीता जिद्दी स्वभाव की थी। वह जिस चीज की जिद करती उसे हासिल करके ही दम लेती थी। संगीता के घर प्रविंद्र का आना जाना लगा रहता था। वह संगीता की माँ उषा देवी का सगा छोटा भाई था, यानी संगीता का सगा मामा। वह हरदोई जिले के कतनापुर गांव का रहने वाला था और अक्सर अपनी बहन उषा के घर ही पड़ा रहता था। जब भी आता हफ्ते 10 दिन रुकता था। उषा का पति रमेश चंद्र इसलिए कुछ नहीं बोलता था क्योंकि वह उसका साला था। संगीता और प्रविंद्र हम उम्र थे। प्रविंद्र उससे 2 साल बड़ा था। हम उम्र होने के कारण दोनों में खूब पड़ती थी। प्रविंद्र बातूनी था, इसलिए संगीता उसकी बातों में रुचि लेती थी। उषा समझती थी कि प्रविंद्र को उससे लगाव है, इसलिए वो उसके घर आता है। लेकिन सच यह था कि प्रविंद्र की लालची नज़र अपनी भांजी संगीता पर थी। वह उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए आता था। प्रविंद्र ने अपने व्यवहार से बहन और बहनोई के दिल में ऐसी जगह बना ली थी कि वे उसे अपना हमदर्द समझने लगे थे। वे लोग उसे सुख दुख की बातें भी साझा करते थे। दरअसल रमेश चंद्र उसे इसलिए वफादार समझने लगे थे क्योंकि प्रविंद्र उनके खेती के कामों में भी हाथ बटाने लगा था। खाद बीज लाने की जिम्मेदारी भी वही उठाता था। इन्हीं सब कारणों से प्रविंद्र रमेश की आंखों का तारा बन गया था। हमारे समाज में युवा हो रही लड़कियों के लिए तमाम बंदिशें होती है। वह किसी बाहरी लड़के से हंस बोल ले तो उन्हें डांट पड़ती है। यह उम्र जिज्ञासाओं की होती है। मन हवा में उड़ान भरने को मचलता है। पारिवारिक और सामाजिक वर्जनाओं की वजह से आमतौर पर देखा गया है कि लड़कियां अपने रिश्ते के करीबी युवक से ज्यादा घुल जाती हैं। वह उनका मामा, जीजा, चचेरा या मौसेरा या ममेरा भाई कोई भी हो सकता है। वे उसे ही अपना दोस्त बना लेती हैं। संगीता के सबसे नजदीक मामा प्रविंद्र ही था, अतः उन दोनों में भी ऐसा ही रिश्ता था। शुरुआती दिनों में जब प्रविंद्र ने बहन उषा के घर आना शुरू किया था, तब उसके मन में संगीता के लिए कोई गलत भावना नहीं थी। रिश्ते में वह उसकी भांजी थी, किंतु भावनाओं में तूफान आते और रिश्ता बदलते कितनी देर लगती है। संगीता से मेल मिलाप की वजह से प्रविंद्र की भावनाओं में भी तूफान आ गया और मामा भांजी के पवित्र रिश्ते पर कालिख लगनी शुरू हो गई। हुआ यह कि एक दिन प्रविंद्र उषा के घर पहुंचा तो वह परिवार सहित गांव में एक परिचित के घर समारोह में जाने को तैयार थी। संगीता भी खूब बनी सवरी थी। उसने गुलाबी सलवार सूट पहना था और खुले बाल कमर तक लहरा रहे थे। उस समय संगीता बेहद खूबसूरत दिख रही थी। संगीता का वह रूप प्रविंद्र की आंखों के रास्ते से दिल में उतर गया। प्रविंद्र के मन में कामना की ऐसी आंधी चली कि उसकी भूल ने सारे रिश्ते नाते को ढक लिया। वह भूल गया कि संगीता उसकी भांजी है। प्रविंद्र का मन चाह रहा था कि संगीता उसके सामने रहे और वह उसे अपलक देखता रहे, लेकिन ऐसा कहाँ संभव था। वे लोग तो समारोह में जाने को तैयार थे। प्रविंद्र को घर की ताला कुंजी देकर वे सब चले गए। प्रविंद्र की नजरें तब तक संगीता का पीछा करती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। उनके जाने के बाद प्रविंद्र खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंखों में संगीता का अक्स बसा था और जहन में उसी का ख्याल उथल पुथल मचा रहे थे। कई बार प्रविंद्र की अंतरात्मा ने उसे झिंझोड़ा, संगीता तुम्हारी भांजी है, उसके बारे में गंदे विचार तक मन में लाना पाप है। संगीता के बारे में गलत सोचना बंद कर दो। प्रविंद्र ने हर बार यह सोचकर अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया कि हर लड़की किसी न किसी की भांजी होती है। अगर लोग मामा भांजा का ही रिश्ता निभाते रहे तो चल गई दुनिया। कहते हैं बुरे विचार अच्छे विचारों को जल्दी ही दबा देते हैं। प्रविंद्र की अच्छाई पर बुराई हावी हो गई। इधर उषा और रमेश रात को काफी देर से लौटे। सुबह वे जल्दी उठकर अपने अपने काम में लग गए। रमेश चंद्र और उषा खेत पर चले गए थे, जबकि संगीता घरेलू कामों में व्यस्त थी। प्रविंद्र की आंखें खुली तो उसकी नजर आंगन में काम कर रही संगीता पर पड़ी। वह मुंह से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन टकटकी लगाए संगीता को देखने लगा। प्रविंद्र को इस तरह अपनी ओर ताकते देख संगीता ने टोका, क्या बात है मामा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बस टकटकी लगाकर मुझे ही देखे जा रहे हो। इसलिए देख रहा हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत हो। जी चाहता है कि तुम सामने खड़ी रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं। यह कमबख्त नजरें तुम्हारे चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही हैं, वह बोला। संगीता मामा के मन का मैल न समझकर हंसने लगी। हंसी पर विराम लगा तो बोली, ये कौन सी नई बात है? गांव में भी सब कहते हैं कि संगीता तुम खूबसूरत हो। फिर वह शरारत से उसकी आंखों में देखने लगी। कैसे मामा हो जिसे आज पता चला है कि मैं खूबसूरत हूँ? आज नहीं, मैंने कल जाना कि तुम खूबसूरत हो। प्रविंद्र के मन की बात उसकी जुबां पर आ गई। गुलाबी रंग का सलवार सूट तुम्हारे गोरे बदन पर बेहद फब रहा था। ऊपर से तुम्हारा मेकअप तो मेरे दिल पर बिजली गिरा गया। किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी तुम। संगीता अपने सौंदर्य की तारीफ सुनकर गदगद हो गई। उसने शर्म से नजरें झुका ली, साथ ही उसके मन में कांटा सा चुभा।
वो सोचने लगी क्या मामा के दिल में खोट आ गया है जो ऐसी बातें उससे कर रहे हैं। वो अभी ऐसा सोच ही रही थी, तभी परविंद्र 2 कदम आगे बढ़कर संगीता की कलाई पकड़कर बोला, संगीता तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। संगीता काफी दिनों से महसूस कर रही थी कि उसके मामा परविंद्र के मन में उसके लिए बेपनाह प्यार है। सच तो यह था कि संगीता भी मन ही मन मामा परविंद्र को चाहती थी। यही कारण था कि जब परविंद्र अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो संगीता ने फौरन इकरार करते हुए कह दिया, हाँ मैं भी तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहती हूँ। खामोश मोहब्बत को जुबान मिली तो संगीता और परविंद्र की आशिकी के रंग निखरने लगे। परविंद्र का पहले से ही घर में आना जाना था। रमेश चंद्र दोहरे भी उसे बेटी की तरह मानते थे, इसलिए संगीता से उसके मिलने जुलने या एकांत में बातचीत करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं थी। परविंद्र जब अपने गांव में होता तब वे दोनों मोबाइल फोन पर देर तक बातें करते थे। संगीता उसे अपना हाले दिल सुनाया करती। बहन के घर जाने में भाई को बहाने की जरूरत नहीं होती। संगीता के बुलाने पर वह उसके यहाँ आ जाता। सब उसे देखकर खुश होते कि देखो भाई, बहन में कितना प्यार है। लेकिन यह तो केवल संगीता जानती थी कि परविंद्र किस लिए आता है। ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए संगीता और परविंद्र की मोहब्बत के तगाजे भी बढ़ते गए। उनकी चाहत तन्हाई और खुफिया मुलाकात की मांग करने लगी। यह तगाजा पूरा करने के लिए उन दोनों ने किसी तरह की कोताही नहीं की। रात को जब सब लोग सो जाते तब संगीता और परविंद्र चुपके से उठकर छत पर चले जाते और वहां एक दूजे की बाहों में खो जाते। तन्हाई और रात के सन्नाटे में 2 जिस्म मिले तो जज्बात भड़कते ही हैं। संगीता और परविंद्र भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा सके। जिस्म के मिलन में वे एक दूसरे को समर्पित हो गए। समय बीतता रहा, किसी को अब तक खबर नहीं थी कि संगीता और परविंद्र एक दूसरे से प्यार करते हैं। मन से ही नहीं, दोनों तन से भी एक हो चुके थे। परविंद्र और संगीता के इश्क का खेल 2 सालों तक निर्बाध रूप से चलता रहा, लेकिन एक रोज उनका भांडा फूट ही गया। उस दिन शाम को परविंद्र आया तो पता चला रमेश जीजा रिश्तेदारी में उन्नाव गए हैं। वह 3 दिन बाद घर लौटेंगे। उषा आंगन में अकेली बैठी थी और संगीता रसोई में खाना बना रही थी। जो ही परविंद्र उषा के पास आकर बैठा, उसने वहीं से रसोई की ओर मुस्कुराकर आवाज दी, बेटी संगीता, मामा आए हैं, इनके लिए भी खाना बना लेना। परविंद्र चारपाई पर पसर गया और हंसकर बोला, हाँ दीदी, मैं खाना भी खाऊंगा और रुकूंगा भी। जीजा बाहर गए हैं ना, इसलिए घर और तुम दोनों की देखभाल करना मेरा फर्ज है। वैसे भी दीदी, तुम मुझे फोन पर बता देती तो मैं दौड़ा चला आता। यह भी कोई कहने की बात है? उषा भी हंसने लगी। मैं खुद तुझसे यहीं रुकने को कहने वाली थी, लेकिन तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। संगीता को पता चला कि मामा आए हैं तो उसका शरीर रोमांच से भर गया। वह जान गई कि आज की रात रंगीन होने वाली है। उसने खाना बनाकर तैयार किया और माँ और मामा को खिलाया। उसके बाद खुद खाना खाकर घर की साफ सफाई की। परवीन छत पर सोने चला गया और संगीता माँ के साथ नीचे कमरे में पड़ी चारपाई पर लेट गई। कुछ देर बाद उषा तो सो गई, लेकिन संगीता की आंखों में नींद नहीं थी। उषा जब गहरी नींद सो गई तो संगीता दबे पांव उठी और परविंद्र के पास छत पर जा पहुंची। परविंद्र भी उसके आने का इंतजार कर रहा था। संगीता के पहुंचते ही उसने उसे बाहों में भर लिया। इधर आधी रात को उषा की आंखें खुली तो उसने संगीता को चारपाई से उछल पाया। वह उसे खोजते हुए आंगन में आई तो उसे छत पर खुसर खुसर की आवाज सुनाई दी। वह जीने की ओर बढ़ी, तभी संगीता जीने से नीचे उतरी। शायद उसे माँ के जागने का आभास हो गया था। कमरे में पहुंचते ही उषा ने पूछा, संगीता, तू आधी रात को छत पर क्यों गई थी? मामा उल्टियां कर रहे थे, उन्हें पानी देने गई थी। संगीता ने बहाना बना दिया। उषा ने संगीता की बात पर विश्वास तो कर लिया, किंतु उसके मन में शक का बीज अंकुरित होने लगा। अब वह दोनों पर कड़ी नजर रखने लगी। संगीता और परविंद्र कड़ी निगरानी के कारण सतर्कता बरतने लगे थे, लेकिन सतर्कता के बावजूद एक रात उषा ने संगीता और परविंद्र को रंगे हाथ पकड़ लिया। उस रात उषा ने संगीता को जमकर फटकार लगाई और उसकी पिटाई भी कर दी। उसने छोटे भाई परविंद्र को भी भला बुरा कहा और रिश्ते को कलंकित करने का दोषी ठहराया। अपराध बोध के कारण परविंद्र ने सिर झुका लिया। फिर जब उषा का गुस्सा ठंडा पड़ गया तो परविंद्र ने बहन के पैर पकड़ लिए। दीदी, जवानी के जोश में हम और संगीता बहन गए थे। इस बार माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। चूंकि बेटी का मामला था, ज्यादा शोर मचाने से उसी की बदनामी होती, इसलिए उषा ने हिदायत देकर परविंद्र को माफ कर दिया। परविंद्र अपने घर चला गया। इसके बाद करीब 3 महीने तक परविंद्र बहन के घर नहीं आया। हाँ, इतना जरूर था कि संगीता और परविंद्र जब तक मोबाइल फोन पर बात कर लेते थे और अपने दिल की लगी बुझा लेते थे। 3 माह बाद जब परविंद्र को संगीता की ज्यादा याद सताने लगी तो वह एक रोज बहन के घर आ पहुंचा। उषा ने परविंद्र के घर आने पर ऐतराज तो नहीं जताया, लेकिन संगीता से दूर रहने की हिदायत दी। परविंद्र अब उषा के सामने ही संगीता से बात करता तथा रात को घर के अंदर के बजाय घर से बाहर सोता। इस तरह परविंद्र का आना जाना फिर से शुरू हो गया। कहावत है कि आग और फूस एक साथ होंगे तो धुआं तो उठेगा ही और जलेंगे भी। संगीता और परविंद्र भी आग फूस की तरह थे। कुछ दिनों तक तो वे दोनों सुलगते रहे। फिर आखिर में जब नहीं रहा गया तो वे पुनः सावधानी के साथ मिलने लगे।
उषा और रमेश दोनों ही संगीता व प्रविंद्र पर नजरें रखते थे, परंतु वे उनकी पकड़ में नहीं आए। संगीता अब तक 20 साल की उम्र पार कर चुकी थी और उसके कदम भी बहक गए थे। इसलिए उषा और रमेश चंद्र चाहते थे कि जितना जल्दी हो उसके हाथ पीले कर दिए जाएं। संगीता का विवाह करने के लिए दोनों ने उपयुक्त घर वर की तलाश भी शुरू कर दी थी। संगीता को शादी वाली बात पता चली तो वह प्रविंद्र की छाती से मुंह छिपाकर बिलख पड़ी। कुछ करो मामा, किसी दूसरे से मेरी शादी हो गई तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। प्रविंद्र की आंखें भी बरसने लगी। तुम्हारे बगैर मैं भी कहाँ जिंदा रह सकता हूँ। तुमने जहर खाया तो मैं भी जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। हमारी आशिकी का जनाजा निकलने में देर नहीं है, इसलिए कह रही हूँ जल्दी ही कुछ करो। करना तो चाहता हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। प्रविंद्र उलझन में पड़ा हुआ था। दोनों की शादी हो नहीं सकती और हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाने का रास्ता सूझ नहीं रहा है। प्रविंद्र, मुझे एक तरकीब सूझी है। संगीता अचानक उल्लास से भर गई। अगर तुम उस पर अमल करने के लिए राजी हो जाओ तो हम हमेशा के लिए एक हो सकते हैं। कैसी तरकीब? प्रविंद्र ने पूछा। चलो हम भाग चलें। संगीता ने राह सुझाई। दिल्ली मुंबई जैसे शहर में हम अपने प्यार की अलग दुनिया बसाएंगे। वहाँ इतनी भीड़ रहती है कि कोई हमें ढूंढ नहीं सकेगा। प्रविंद्र कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, संगीता तुम्हारी तरकीब तो सही है, लेकिन मुझे डर सता रहा है। कैसा डर? संगीता ने अचकचाकर पूछा। यही कि मैं तुम्हें लेकर भागा तो तुम्हारे घर वाले मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देंगे, फिर पुलिस हमें पकड़ेगी। उसके बाद तुम अपने माता पिता को सुपुर्द करती जाओगी और मैं जेल जाऊंगा। जब तक मैं जेल से बाहर आऊंगा, जब तक पता चलेगा कि घर वालों ने तुम्हें समझा बुझाकर किसी दूसरे से तुम्हारी शादी कर दी है। ऐसे मामलों में अक्सर यही होता है, प्रविंद्र बोला। प्रविंद्र की बात सुनकर संगीता के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। अपनी बात का असर पड़ता देख प्रविंद्र आगे बोला, दूसरी बात यह है कि घर से भागकर दूसरे शहर में बसना आसान नहीं है। उसके लिए पैसे चाहिए और पैसे हमारे पास है नहीं। संगीता कुछ देर सोच में डूबी रही, उसके बाद बोली, प्रविंद्र, मुझे माता पिता का विरोध और तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। हम हर हाल में अपना घर बसाना चाहते हैं। इसके लिए तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तो सुनो, एक तरकीब है मेरे पास, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना कलेजा मजबूत करना होगा। उस तरकीब से हमारी सारी समस्या हल हो जाएगी और धन भी मिल जाएगा। प्रविंद्र ने कहा। ऐसी कौन सी तरकीब है? संगीता ने विस्मय से पूछा। मुझे अपने बहन बहनोई और तुम्हें अपने माता पिता को मौत की नींद सुलाना होगा, फिर घर से नकदी और गहने लेकर फरार हो जाएंगे। इस तरकीब से किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। लोग समझेंगे कि बदमाशों ने घर में लूट की और विरोध कर दोनों की हत्या कर दी और लड़की का अपहरण कर लिया। संगीता प्रविंद्र के प्यार में अंधी हो चुकी थी, इसलिए वो खूनी मांग सजाने को तैयार हो गई। उसने प्रेमी मामा प्रविंद्र की तरकीब को मान लिया और अपनों का खून बहाने को राजी हो गई। इसके बाद प्रविंद्र और संगीता ने रमेश चंद्र और उषा के कत्ल की योजना बनाई। योजना के तहत प्रविंद्र अपने गांव चला गया ताकि बहन के पड़ोसियों को उस पर शक न हो। गांव में रहने के दौरान वह संगीता के संपर्क में बना रहा। एक सुबह प्रविंद्र ने संगीता से मोबाइल फोन पर बात की और रात में घटना को अंजाम देकर फरार होने की बात बताई। उसने यह भी कहा कि वह रात 10 बजे उसके घर पहुंचेगा, दरवाजा खुला रखे। प्रेमी मामा से बात होने के बाद संगीता घर से भागने की तैयारी में जुट गई। उसने माँ से चोरी छिपे बैग में अपने कपड़े तथा जरूरी सामान रख लिया। बैग को उसने कमरे में रखे बड़े संदूक में छिपा दिया। अन्य दिनों की अपेक्षा उस शाम संगीता को जल्द ही खाना बनाकर माँ बाप को खिला दिया। खाना खाकर उषा और रमेश कमरे में पड़े तख्त पर जाकर लेट गए। कुछ देर बाद दोनों गहरी नींद सो गए। इधर रात 10 बजे प्रविंद्र संगीता के दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो संगीता ने दरवाजा खोलकर उसे घर के अंदर कर लिया। वो बेसब्री से उसी का इंतजार कर रही थी। संगीता प्रविंद्र को कमरे में ले गई। एकांत पाकर प्रविंद्र का मन मचल उठा और वह संगीता से शारीरिक छेड़छाड़ करने लगा। प्रविंद्र की छेड़छाड़ से संगीता भी रोमांचित हो उठी। उसने भी अपनी बाहें फैला ली। इसके बाद कमरे में चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। उसी समय उषा की नींद खुल गई। वह बाथरूम जाने को आंगन में आई तो उसे संगीता के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वह जान गई कि कमरे में बेटी के साथ कोई और भी है। वह दबे पांव कमरे में पहुंची और दोनों को रंगैया मनाते रंगे हाथ पकड़ लिया। उषा ने संगीता की छुट्टी पकड़कर खींची और गाल पर तड़ातड़ तमाचे जड़ दिए। उसी समय प्रविंद्र ने बहन उषा का हाथ पकड़ लिया और बोला, आज तुझे विरोध बहुत महंगा पड़ेगा। इसके बाद प्रविंद्र और संगीता ने उषा को दबोच लिया और कमरे में पड़ी चारपाई पर गिराकर उसके हाथ पर रस्सी से बांध दिए। फिर वे दोनों उस कमरे में पहुंचे जहां रमेश चंद्र तख्त पर सो रहे थे। उन दोनों ने मिलकर रमेश चंद्र के भी हाथ पांव रस्सी से बांध दिए। इसके बाद संगीता फावड़ा ले आई। उसने माँ की गर्दन पर फावड़े से कई बार किए, जिससे उसकी गर्दन कट गई और बिस्तर खून से तरबतर हो गया। इसके बाद दोनों रमेश के पास पहुंचे। वहां प्रविंद्र ने फावड़े से गर्दन पर वार करके उसे भी मौत की नींद सुला दिया। अपराध को अंजाम देने के बाद प्रविंद्र और संगीता ने मिलकर पूरे घर को खंगाला। कमरे में रखे बक्सों में लगे तालों की चाबी से ताला खोला, फिर उसमें रखी नकदी व जेवर को अपने कब्जे में कर लिए। इसके बाद दोनों इत्मीनान से घर से फरार हो गए।
दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।